हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। पिछले क्लास में अपन ने बात की थी एंशंट इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में, जहां पर अपन ने मौर्य और उसके बाद पोस्ट मौर्यास को खत्म कर लिया था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बचता है गुप्ता, और गुप्तास के बाद फिर विल टॉक अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि फ्रॉम द गुप्ता पीरियड अलग स्टाइल में डेवलप हुए थे, नॉर्थ इंडिया में अलग डेवलप हुए थे और साउथ इंडिया में। एंड देन उसके बाद अपन बात करेंगे मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में, जहां पर अपन दो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट्स यानी कि एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल एम्परर्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। विच पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब ऐसा किस लिए कंसिडर किया जाएगा? क्योंकि डेफिनेटली उस पूरे के पूरे जो हिस्ट्री पीरियड में है आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा, एंड दैट पीरियड इज गुप्ता पीरियड। देखेंगे अभी अपन क्यों इतना ज्यादा इसे कहा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अजंता एंड इलोरा केव्स कंसिस्ट ओनली ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। अब अपन बात कर रहे हैं रॉक कट स्ट्रक्चर्स के बारे में, और याद कीजिए पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी रॉक कट स्ट्रक्चर्स दो तरीके के बुद्धिस्ट द्वारा यूज किए जाते थे। एक पहला था विहार्स और दूसरा था चैत्यास। जो विहार होते हैं वो रेसिडेंशियल प्लेसेस होते हैं जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, और वहीं चैत्यास प्रेयर हॉल होते हैं। इन्हीं दोनों तरीके के रूप में रॉक कट जो प्लेसेस हैं डेवलप हुई थी। तो अजंता एंड इलोरा केव्स कंसिस्ट ओनली ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, ये पार्शियली ट्रू है, क्योंकि जो अजंता है उन केव्स में टोटल अपन देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स हैं। बट यदि इलोरा केव्स की बात करें तो वहां पर 3 रिलीजन के केव्स हैं। A prominent, so this statement is wrong. A prominent feature of the fresco paintings of Ajanta is the absence of blue color. फ्रेस्को पेंटिंग क्या होती है? बेसिकली फ्रेस्को पेंटिंग ये होती है जब भी वॉल्स में पेंट किया जाता है तो पहले उसको चूना लगाया जाता है या कई बार कुछ और एलिमेंट जैसे कि गोबर वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद जब वो गीला होता है तभी उस पर पेंट किया जाता है, उसको कहते हैं फ्रेस्को स्टाइल। और यदि अपन देखें अब ये जो क्वेश्चन है ये किसी पीएससी का क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है याद रहेगा कि क्या उस पे ब्लू कलर होगा कि नहीं। जितने भी आप केव्स देखोगे सब में फ्रेस्को पेंटिंग्स ही मिलेगी, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट क्या इसमें ब्लू कलर प्रेजेंट है या नहीं, ये एज अ स्टूडेंट याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एग्जाम प्रेशर में। तो सपोज अपन इसको छोड़ देते हैं, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। एलोरा केव्स हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल रिलीजन्स। यहां पर अपन ने देखा है 3 रिलीजन के इन्फ्लुएंस आता है। वो 3 रिलीजन है जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज हिंदुइज्म। तो ये 3 रिलीजन के नाम से है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट गलत है। तो इस बेसिस में 1, 3 एंड 4 गलत हो गया, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है। यानी कि अपन को एक बात पता चल गई कि अजंता में ब्लू कलर का यूज नहीं किया जाता है। ऐसे ही कई बार अपने को जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहते हैं जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को देखना रहता है, तो हो सकता है कि अपन को किसी स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज ना हो, तब भी अपन एलिमिनेशन यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा जरूर याद किया करिए, जरूर किया करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एंड इलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये दोनों के दोनों औरंगाबाद के आसपास हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है महाराष्ट्र में। दोनों के दोनों बहुत फेमस केव्स हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन वेर द अजंता केव्स डिस्कवर्ड? ये यूपीटीजीटी का क्वेश्चन है, कब डिस्कवर हुआ था? तो ये 1819 में डिस्कवर किया गया था, ब्रिटिश के दौरान डिस्कवर किया गया था। देखिए बाकी सारे ऑप्शन ये तो बहुत लेट है, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो आंसर यदि आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता तो 1850 से 1890 इनके बीच में ऐसा ही कुछ ऑप्शन के से आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली 4 में से जब आप 2 को एलिमिनेट कर दिए हैं तो यू शुड गो फॉर ईदर ऑफ द 2। सो अजंता केव्स जो है ये वाघोरा रिवर पर सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन भी किसी यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया था, सो ये रिवर का नाम याद रखिएगा। टोटल यदि आप देखोगे 29 केव्स हैं, जिसमें में से 25 विहार हैं, 4 चैत्य हैं। और यदि आप देखोगे सारे के सारे बुद्धिज्म के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक बहुत ही लंबे ड्यूरेशन पर इसे फ्रॉम 200 BCE टू 700 CE के तौर पर कार्व आउट किया गया है। वकाटका किंग्स ने इसके पैट्रोनेज में बेसिकली ये जो पेंटिंग वर्क हुआ था वो उनके तौर पर हुआ था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा आर रिलेटेड टू। बार का क्वेश्चन है,
कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? अभी अपन ने देखा बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, तीनों के तीनों धर्मों का इसमें कन्फ्लुएंस है। सो हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। नेक्स्ट अपन देखते हैं द इंस्क्रिप्शन इन एलोरा केव्स वेयर मेड बाय विच डायनेस्टी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था? दैट इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब इसी के बारे में अपन समझते हैं एलोरा केव्स के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं और उसमें आपके उसके बारे में याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा कैलाशनाथ टेम्पल। ये जो केव 16 है ये कैलाशनाथ टेम्पल है। कैलाशनाथ टेम्पल यानी कि किसका टेम्पल हो गया? शिवा का टेम्पल हो गया। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैलाशनाथ टेम्पल इज फाउंड इन विच ऑफ द केव्स, या इस अ रॉक कट टेम्पल इज अ कंस्ट्रक्टेड टेम्पल, इस तरीके के याद आता है। तो कैलाशनाथ टेम्पल क्या होगा? क्योंकि एलोरा केव्स में है तो एक रॉक कट टेम्पल होगा। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। कहां पर है? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। इसके अलावा यहां पर यदि आप देखोगे तो 34 केव्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रह्मैनिकल, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन केव्स हैं। इसके अलावा विश्वकर्मा केव है। विश्वकर्मा आपको पता होगा इंजीनियर माने जाते थे, जो पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो इनकी वर्शिप की जाती है। रावण की खाई एक केव में भी मेंशन है, और यहां पर रामेश्वरम टेम्पल भी है। इनफैक्ट इस कैलाशनाथ टेम्पल में आप देखोगे रावण शेकिंग माउंट कैलाश का भी डिपिक्शन किया गया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाघ केव्स के बारे में। ये जो बाघ है ये मध्य प्रदेश में है, बाघ रिवर पर सिचुएटेड है। ध्यान रखिएगा, अब जो इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, पूरी की पूरी जो भी पेंटिंग की गई है, स्कल्पचर किया गया है, मेनली पेंटिंग की गई है, वो सारी की सारी अजंता की स्टाइल पर की गई है, जैसे कि अजंता केव्स पे की गई है। तो अजंता किसका ऊपर है? बुद्धिज्म के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा केव किसको डेडिकेट किया गया है? बुद्धिज्म के लिए किया गया है। और सारी की सारी जो स्टाइल है पेंटिंग की, वो सारी की सारी अजंता से ही इंस्पायर्ड है, बट ये अजंता के बहुत ज्यादा बाद में बनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जूनागढ़ केव्स। अगेन ये जूनागढ़ जानते हैं अपन गुजरात में है, तो वहां पर फिर से बुद्धिस्ट केव्स हैं। और यहां पर एक स्पेशल बात है कि याद कीजिए, जैसे अपन ने बात की थी आईवीसी के कुछ एरियाज की, जहां पर एक सिटाडेल होता है वेस्टर्न पोर्शन में, वैसा ही इस केव में भी एक उठा हुआ पोर्शन है, जिसे कि कहा गया है ऊपर कोट, और यहीं पर किया जाता था प्रेयर। तो बेसिकली मान लो, ताकि कोई कभी पानी वानी आए तो कुछ एरिया को सेफ माना जाए, वाटर इंट्रूजन ना हो, इस वजह से एक पोर्शन को उठाया गया, एंड दैट वाज नोन एज सुपर कोट इन दिस जूनागढ़ केव। अब इसके अलावा याद कीजिए, जब अपन ने स्तूपा की बात की थी तो हमने बात किया था कि स्तूपा जितने भी हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे, और बाय द टाइम इट रीच टू गुप्ता पीरियड एकदम से बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो गया था। एक तरीके से एक्सटिंक्शन हो चुका था, स्तूपा बिल्कुल नहीं बने थे। बट एक आध दो एक्सेप्शन है, उसमें एक एक्सेप्शन याद रखना रहेगा, धामेक स्तूपा एट सारनाथ। ये स्तूपा गुप्ता पीरियड का है। तो जितने भी स्तूपा आप देखोगे उसमें में से ये नाम हमेशा याद रखना, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्तूपास जो लेट एंड ऑफ गुप्ता पीरियड पर बना था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। याद कीजिए, अपन ने बात की थी पोस्ट मौर्यन पीरियड में 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुए थे। सबसे पहले इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड द रीजन ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एक स्कूल डेवलप हुआ था, जो कि था गांधार स्कूल। फिर इन द रीजन ऑफ यूपी डेवलप हुआ था मथुरा स्कूल, एंड तीसरा इन द सदर्न रीजन डेवलप हुआ था अमरावती स्कूल। ये तीनों के तीनों स्कूल डेवलप हुए थे। बट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड क्या हुआ, एक और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या स्कल्पचर डेवलप हुआ, जिसे अपन कहते हैं सारनाथ स्कूल। अब ये कब डेवलप हुआ? गुप्ता पीरियड में। अब बेसिकली इसमें क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक बातें की गई, जैसे अपन ने उसमें भी किया है, यहां पर भी स्पेसिफिक बातें की गई। जैसे यहां पर मेटल का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। इसके अलावा यहां पर क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन का यूज किया गया था, यानी कि नॉर्मली जो स्टोन होते हैं या तो व्हाइट मार्बल में अपन ने देखा था जैसे कि अमरावती, या तो सैंडस्टोन जो होते हैं नॉर्मली रेड ब्लूइश टाइप से होते हैं। क्रीम कलर रेयर होता है, बट यहां पर क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन का यूज किया गया था। तो देखते हैं ऑप्शंस। इट डेवलप ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बिल्कुल सही बात है।
द स्कल्पचर्स डिपिक्टेड रिच एडोर्नमेंट एंड हैवी गारमेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पूरा का पूरा अवध और ईस्टर्न यूपी का जो कल्चर डेवलप हुआ, वहां पर आप जितने भी पेंटिंग्स देखोगे और अलग अलग स्कल्पचर्स जितने भी डेवलप हुए, सब में क्या किया था, बहुत ही इंटेंस कपड़े पहनाए गए थे, एक्सट्रीम कल्चर किया गया था। So this is correct. The sculptures lacked any form of clothing and depicted nudity of human forms. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बॉडी रहती थी, कवर्ड रहती थी, बिल्कुल न्यूडिटी नहीं थी इस स्टेटमेंट में। मेटल वॉज यूज इन द मेकिंग स्कल्पचर्स, ये भी सही है। क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इट लैक्ड, ये न्यूडिटी वाला ऑप्शन वो हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये सारे देख लिया अपन ने। एग्जाम्पल हो गया सुल्तानगंज बुद्धा। सुल्तानगंज यूपी का पोर्शन है, जहां पर बुद्धा की कुछ स्कल्पचर डिस्कवर्ड हुई है क्रीम कलर्ड में, जो इसी स्कूल के अंदर आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी टेम्पल के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज है, इंक्लूडिंग जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है अयोध्या में। तो एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं अपन टेम्पल का। सबसे पहला होता है सैंक्टम सैंक्टोरम, जिसे अपन कहते हैं गर्भगृह, जहां पर मंदिर की जो मेन आइडल रहता है, जहां पर भगवान की प्रतिमा को रखा जाता है, उसे कहा जाता है गर्भगृह। अब नॉर्मली आप देखोगे तो गर्भगृह के आसपास एक बड़ा सा मंडप होता है। सो दिस इज द एरिया, ये जो छोटा सा स्क्वायर सा एरिया है, इसके अंदर भगवान की प्रतिमा को रखा जाएगा। दिस एरिया इज नोन एज गर्भगृह। इसके सामने नॉर्मली आप देखोगे तो एक मंडप जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस मंडप जैसे स्ट्रक्चर को यदि आप देखोगे, क्यों बनाया गया, क्योंकि आप समझो टेम्पल जब बनते थे तो टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट नहीं थे, वो एक सोशल प्लेस थी, जहां पर ना सिर्फ लोग धर्म की पूजा करने जाते थे, वहां पर नाच गाना होता था, एक सोशल गैदरिंग इवेंट होती थी। तो जब भी सोशल गैदरिंग होगी तो लोग कहाँ रहेंगे, तो लोग इस पोर्शन में रहते थे, जो गर्भगृह के बिल्कुल सामने वाला कवर्ड पोर्शन था, जिसे अपन कहते हैं मंडप। ध्यान दीजिएगा, जो गर्भगृह है उसके ऊपर एक उठा सा पोर्शन रहता है, जिसे अपन कहते हैं विमान। दिस इज द बेसिक ऑफ, यदि आप देखोगे, विमान या शिखर दोनों कहा जाता है। विमान कहा जाता है इन द केस ऑफ साउथ इंडिया, और शिखर कहा जाता है इन द केस ऑफ नॉर्थ इंडिया, दोनों कहा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो लोगों जहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं उसके हिसाब से डिफर आउट करते हैं। तो देखेंगे अपन आगे। अब अपन समझते हैं अगला क्वेश्चन, द नगाड़ा, द्रविडिया एंड वेसार आर, ये क्या तीन वर्ड्स हैं जो मेंशन किए गए हैं। तो ये अपन देखेंगे, तीन स्टाइल ऑफ टेम्पल हैं जो अलग अलग जगह में डेवलप हुए हैं। नगाड़ा जो है नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ है, इसके अलावा द्रविड़ा जो है साउथ इंडिया में डेवलप हुआ है, वहीं पर वेसार जो है ये मोटा मोटा महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में डेवलप हुआ है, जो कि द्रविड़ प्लस नागाड़ा दोनों स्टाइल को मिला के डेवलप किया गया है। जो अभी अयोध्या का मंदिर बना है वो नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में है। तो इट डिपिक्ट्स द थ्री मेन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैच द टेम्पल स्टाइल्स विद द रीजन। तो अभी अपन ने देखा नगाड़ा कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का, द्रविडियन जो है साउथ इंडिया का, और वेसार जो है सेंट्रल इंडिया का। तीनों के तीनों इस तरीके से हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की। अब सिंपल सी बात ये समझिएगा, बहुत ज्यादा फीचर्स आपको ध्यान नहीं रखने हैं, बट एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि कैसे और क्यों ऐसे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि गुप्ता पीरियड के आसपास क्या हुआ, एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल डेवलप होने लग गई, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अलग स्टाइल होने लग गई और साउथ इंडिया में अलग होने लग गई। फ्रॉम अराउंड 5th सेंचुरी एडी ऐसा हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुई उसे नगाड़ा स्टाइल कहा जाता है, और साउथ इंडिया में आप यहीं से थोड़े थोड़े इन द प्रोग्रेसिव ऑर्डर चेंजेस होने लग गए। और इसी में आप देखोगे दोनों के दोनों, जो नगाड़ा स्टाइल है या द्रविडियन स्टाइल है, दोनों के दोनों पंचयातन स्टाइल में बनाए गए हैं। पंचयातन मतलब कि सेंटर में एक टेम्पल रहेगा और 4 और टेम्पल्स साइड पर रहेंगे। ये एक क्रॉस की तरह रिप्रेजेंट करता है, 5 टेम्पल हैं, इसी वजह से इसे पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल कहा जाता है। यही सेम स्टाइल दोनों में है, नगाड़ा में भी और द्रविड़ा में भी। अब जैसा अपन ने देखा कि हर गर्भगृह के सामने क्या होता है, मंडप होता है, क्योंकि टेम्पल बहुत सारे अदर फंक्शंस भी करता है, जहां लोग गैदर होते हैं, सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज पे भाग लेते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिए,
कौन से एरिया में नगाड़ा बनाया जा रहा है? नॉर्थ इंडिया में। क्या नॉर्थ इंडिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है? पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। क्या एल्यूवियल सॉइल में पानी की कमी होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जब पानी की कमी नहीं होती है, नदियां बहुत सारी अवेलेबल हैं और बारिश अच्छी खासी होती है, तो क्या पानी की जरूरत रहेगी? नहीं रहेगी। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर वाटर टैंक नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन आप इसी के कंपैरिजन में यदि साउथ इंडिया में देखोगे तो साउथ इंडिया क्या हो गया? पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया। पेनिनसुला प्लेट्यू में आप देखोगे जो रेनफॉल होती है कम होती है। रेनफॉल कम होगी तो बेसिकली क्या होगा? क्या पानी ग्राउंड से निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहां पर टफ आर्कियन रॉक्स हैं जिनमें वाटर स्टोर इजीली नहीं किया जा सकता। इस वजह से आप देखोगे कि यहां पर साउथ इंडिया के टेंपल्स में हमेशा पानी की शॉर्टेज रहती है साउथ इंडिया में। इसी वजह से टेंपल प्रीमाइसेस के अंदर भी छोटे छोटे वाटर टैंक बनाए जाते हैं। इसके बाद नॉर्थ इंडिया के टेंपल को छोटे से प्लेटफॉर्म में 1 या 2 मीटर ऊपर उठा के बनाया जाता है और शिखर अपन ने ऑलरेडी देख लिया। और ये फाइनली जो कल्मिनेट करता है, पहले एक ऑक्टागोनल डिस्क रहती है और उसके बाद कलश जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिस पर ये बेस्ड रहता है। वहीं पर यदि अपन देखें साउथ इंडिया के जो टेंपल, उनमें क्या है? एक एलोंगेट, यदि आप देखोगे, बाउंड्री वॉल रहती है। यानी कि एक बाउंड्री वॉल को अप्रोच करने के बाद आपको क्या मिलेगा? द्रविडियन टेंपल्स में एंट्री मिलेगी, जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं देखा जाता है। तो जब भी बाउंड्री वॉल होगी तो एक बड़ा सा भव्य गेटवे होगा जिससे एंट्री होगी, जिसे अपन कहते हैं गोपुराम। दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। बाकी सारे स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, थोड़े से अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप साउथ इंडिया के टेंपल्स देखोगे तो इसके जो स्ट्रक्चर जो राइज होता है उसे कहते हैं शिखर। और शिखर साउथ इंडिया के टेंपल्स में सिर्फ और सिर्फ एक जो मेन गर्भगृह है उसके ऊपर होता है, बाकी में नहीं होता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो इस स्ट्रक्चर को विमान कहते हैं, ये हर बिल्डिंग में होता है, हर जो टेंपल होते हैं उसमें होता है ऑन टॉप ऑफ इट। नेक्स्ट अपन समझते हैं कि जो नगाड़ा स्कूल है, इसमें भी क्या हुआ? रीजन के स्पेसिफिक क्या हो गया? अलग अलग सब स्टाइल्स डेवलप हो गई। तो आप देखोगे बिल्कुल ईस्ट में डेवलप हुआ उड़ीसा स्कूल, फिर बिल्कुल वेस्ट में डेवलप होगा जो है सोलंकी स्कूल, जिसे कि गुर्जर मारू स्टाइल भी कहा जाता है, और सेंट्रल इंडिया में एमपी के आसपास डेवलप हुआ खजुराहो स्कूल। तीनों में क्या है? अपने अपने एरिया के हिसाब से क्या किया जाएगा? थोड़े थोड़े चेंजेस किए जाएंगे। ओवरऑल सेम चीज है, बट बहुत ज्यादा अपन को इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब यदि वही द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो कहां से मेजरली डेवलप होना स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट हुआ था पल्लवास के टेन्योर से, और फाइनली छोला के टेन्योर में आते तक एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप हो चुकी थी। इसके बाद यहां पर अपन ने हाई बाउंड्री वॉल्स, गोपुरम्स की बात कर ली और सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली, इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। दो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख सकते हो छोला पीरियड के, वो है बृहदेश्वर टेम्पल और गंगईकोंडा छोलापुरम, जो बाप बेटे के द्वारा डेवलप किए गए थे। पहला वाला जो था राजा राजा वन के द्वारा डेवलप किया गया था, और बाद का गंगईकोंडा छोलापुरम उनके बेटे राजेंद्र वन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेसार स्टाइल। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया का टेंपल को क्या कहा जाता है, साउथ इंडिया को क्या कहा जाता है, और नगाड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल को थोड़ा सा फीचर्स वाइज ज्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अयोध्या का मंदिर इसी स्टाइल पे बना है। हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेसार स्टाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नगाड़ा स्टाइल एंड कौन सी स्टाइल? द्रविडियन स्टाइल। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या, यदि अपन मैप के थ्रू देखते हैं, सो द आइडिया इज, सो इन दिस रीजन डेवलप द नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। साउथ में डेवलप हुआ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ज्योग्राफिकली ये जो रीजन है, इसमें क्या हुआ? कन्फ्लुएंस वाले रीजन में एक मिक्स्ड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हो गई, जिसे कहा जाता है वेसार स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें कुछ फीचर्स नॉर्थ इंडिया के और कुछ फीचर्स साउथ इंडिया के टेंपल्स से बोरो किया गया। तो दिस वाज अ वेसार स्टाइल। मेजरली डेवलप हुआ था महाराष्ट्र और कर्नाटक एरिया में। महाराष्ट्र का प्लेट्यू और कर्नाटक का प्लेट्यू इंक्लूडिंग द तेलंगाना प्लेट्यू, ये तीनों रीजन में मेजरली डेवलप हुआ था। अब स्टार्ट कहां से हुआ? चालुक्यास के तौर पर स्टार्ट हुआ, उसके बाद राष्ट्रकूटास ने इन्हें कंटिन्यू किया, और फाइनली होयसालास ने भी इन्हें कंटिन्यू किया। दोनों के दोनों फीचर्स को बोरो करके ये एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को क्रिएट किया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैच द टेम्पल विद द कंट्रीज। बहुत सारे ऐसे हिंदू टेम्पल हैं जो बहुत
ग्लोबली नोन है, बट वो इंडिया के बाहर हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है अंकोर वट, ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। कहां पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है कंबोडिया में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्ररंबन टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। इसके बाद पशुपतिनाथ टेम्पल तो अपन को बहुत ही फेमस है, नेपाल का है। और प्रिया विहार टेम्पल कहां है? ये भी कंबोडिया का है। तो दिस इज ऑल्सो ऑफ कंबोडिया। तो दिस इज रॉन्ग, दिस शुड बी कंबोडिया। दैट इज अ बेसिक आइडिया। तो कम से कम आपको नाम याद होने चाहिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेंपल्स हैं जो इंडिया के बाहर हैं। सो ये सारे टेंपल्स आप ध्यान रख लीजिएगा। प्रिया विहार टेंपल कंबोडिया, उसके बाद मुन्नेश्वर टेंपल आपको मिलेगा श्रीलंका में, आदित्य सन टेंपल मिलेगा पाकिस्तान में, और केटासराज टेंपल वो भी पाकिस्तान में मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन आ जाते हैं मेडिवल इंडिया के आर्किटेक्चर में। अब देखिए बेसिकली क्वेश्चन आता है कि कैसे डिफरेंशिएशन हुआ एंशिएंट और मेडिवल में। तो एक जो मेजर डिफरेंस आर्किटेक्चर के तौर पर आया कि अभी तक जितनी भी स्टाइल थी उसमें क्या था, मेजरली इंडिजिनस कंपोनेंट था, यानी कि ब्रॉडली वो इंडिजिनसली डेवलप की गई थी। क्या सारी इंडिजिनसली की गई थी? नहीं की गई थी, क्योंकि यहां पर अपन ने देखा है बहुत सारे सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंसेस आए थे। पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे कुशानास के पीरियड में जितने भी आए थे और उसके आसपास जो छोटे छोटे पीरियड रहे उनमें एक बेहद सेंट्रल एशियन डिफरेंस आया है। फिर प्रश्न उठता है कि ये कैसे आया, क्योंकि जितने भी हैं सेंट्रल एशियन ओरिजिन या आसपास के लोग आए थे, उन्होंने क्या किया था, मैक्सिमम जो फीचर्स लिए थे वो इंडिजिनसली लिया था। केवल हल्के मुल्के चेंजेस जो थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बट जब मुस्लिम्स लोग आए तो उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, जो ना सिर्फ आर्किटेक्चर में बल्कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में दिखाई दिए। और इसी वजह से यहां से एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप होती है, जहां पर मुस्लिम कंपोनेंट्स भी इनकॉर्पोरेट होने लगे, उनका डिस्टिंक्ट प्रेजेंस होने लग गया, और कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट्स को भी यहां से बोरो किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जितने भी वर्कर्स थे वो कौन थे? वो यहीं के लोग थे, यहीं पर काम कर रहे थे। इसी वजह से ये जब मुस्लिम आर्किटेक्चर को मिलकर बना रहे हैं तो एक डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गई। तो जब 712 में क्या हुआ था, एडी में, जब पाकिस्तान में हमला हुआ, और पाकिस्तान उसी के आसपास से इन्फ्लुएंस है, लेकिन अगले 4 से ज्यादा सेंचुरी लगी जब यहां से ये दिल्ली तक एंटर कर पाए इंडिया में, और उसके बाद यहां पर दिल्ली सल्तनत रूल स्टैब्लिश हुआ। तो देखेंगे अपन कैसे इन्फ्लुएंस आया। नाउ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज, क्या और अदर नाम से भी कहा जाता है? इंडो मतलब इंडिया, इस्लामिक मतलब धर्म के नाम पर किया जा रहा है। इसे और किस नाम से कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर। सारासनिक मतलब जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के जो मुस्लिम लोग रहते हैं उन्हें सारासनिक बोला जाता है, इसी वजह से ये नाम पड़ता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब क्या क्या नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट हुए ये समझते हैं अपन। अगेन कभी भी कोई जो फीचर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं उनका जो मेजर कारण होता है उनकी ज्योग्राफी होती है, क्यों ये फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए गए, उनके कल्चर के बारे में होता है, और जो भी उन्होंने प्रैक्टिस हिस्टोरिकली फॉलो की है। तो देखते हैं, यूज ऑफ आर्चेस एंड डोम्स, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कहां से लोग आए थे? मिडिल ईस्ट से आए थे। मिडिल ईस्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा डेजर्ट है, तो डेजर्ट से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि डेजर्ट डिपॉजिट ना हो, इसी वजह से डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि जो सैंड है स्लिप हो जाए। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आएगा अवॉइडेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स, ये भी सही है, क्योंकि इस्लाम धर्म में लिखा है कि ह्यूमन और एनिमल को बनाना अन इस्लामिक है, इसी वजह से वो शरिया लॉ के अगेंस्ट है, इसी वजह से ये भी प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई। इंट्रिकेट जाली वर्क, अब अगेन कैसा इन्वायरमेंट है? एरिड इन्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा ड्राई इन्वायरमेंट है, तो जो वेंटिलेशन, उस जमाने में तो एसी होती नहीं थी, तो अपने आप को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे जाली वर्क को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ताकि बेसिकली क्या होगा, वेल वेंटिलेटेड रूम्स रहेंगे। तो जाली वर्क भी सही है। उसके बाद चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, अब ये बात समझिए, क्या कभी भी एक ऐसे रीजन में कोई रहे जहां पर पानी की किल्लत है? डेजर्ट एरिया से आए थे मुस्लिम लोग, जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे,
तो जहां पानी की किल्लत है तो उनके लिए जन्नत क्या होगी? जहां पानी भरपूर हो, जहां पर ग्रीनरी हो। तो इसी वजह से यूज ऑफ वाटर आप देखोगे इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा पाया जाता है, चाहे वो फवारे हो, चाहे वाटर फॉर्म ऑफ डेकोरेशन हो। और इसी तौर पर आप देखोगे चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जहां पर एक जो स्ट्रक्चर है उसे चार भाग में डिवाइड किया जाता है और ये सब में गार्डन रखा जाता है। क्यों रखा गया? अगेन क्योंकि जो ग्रीनरी है वो बेटर एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी प्लेस है, क्योंकि उनके होमलैंड में इस चीज की कमी है। दिस आर द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स, और इसी वजह से ये सारे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किए गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के? ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखोगे आर्च और डोम्स। इसके अलावा मिनार्स का क्या काम है? मिनार्स का भी यही काम रहता है, बिल्डिंग्स रहती है। तो यदि चारों तरफ पिलर्स जैसे स्ट्रक्चर रह जाएंगे तो जब हवा आएगी तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी ज्यादा मजबूत रहेगी और सैंड हिट नहीं करेगी। इसी वजह से आप देखोगे मिनार्स रहेंगे। स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, इसीलिए मोर्टार को यूज किया गया ताकि तेज हवा में भी ये बिल्डिंग कमजोर ना हो, गिरे ना हो। उसके बाद अब क्योंकि ह्यूमन और एनिमल फिगर्स को यूज नहीं किया तो डेकोरेट कैसे किया जाए? डेकोरेट किया जाएगा इस्लामिक राइटिंग्स को लिखकर, जिसे कैलीग्राफी के रूप में सुंदर सुंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अरेबिस्क्यू मेथड, ये क्या होता है? बेसिकली फूल पत्ती बनाते हैं जिसमें में से एक सेंट्रल बड़ी सी ब्रांच जाती है और उससे आप देखोगे उससे अलग अलग ब्रांच निकल के डेकोरेशन होता है, इसी को कहा जाता है अरेबिस्क्यू मेथड। इसके बाद जाली वर्क अपन ने देख लिया, वाटर देख लिया, चारबाग स्टाइल देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है पितृदूरा। अब पितृदूरा क्या होता है कि यहां पर जो भी आर्किटेक्चर को बनाया जाता है उसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स को लगा दिया जाता है। यदि आप ताजमहल गए होगे तो देखे होगे उसमें बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स इनकॉर्पोरेटेड हैं और इस मेथड को कहा जाता है पितृदूरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैच द फॉलोइंग। तो ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं ये दिल्ली सल्तनत के अंदर डेवलप हुई हैं। क्या क्या नाम है और फीचर्स हैं इसके बारे में देख रहे हैं। तो स्लेव डायनेस्टी, जो सबसे पहली डायनेस्टी थी उसे स्लेव डायनेस्टी कहा गया था दिल्ली सल्तनत में। क्यों कहा गया था? क्योंकि बेसिकली जो भी रूलर्स थे वो क्या थे? वो पहले स्लेव्स थे, और स्लेव्स जब उनके जो ओरिजिनल मास्टर्स की डेथ हो गई तो स्लेव्स ने कैप्चर कर लिया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपना रूल दिल्ली में स्टैब्लिश कर लिया। इसी वजह से स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इनके अंदर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप हुई उसे कहते हैं मामलुक स्टाइल। मामलुक का मतलब भी स्लेव ही होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी खिलजी स्टाइल। खिलजी स्टाइल में आप देखोगे इसे कहा जाता है सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल का नाम है। उसके बाद आप देखोगे तुगलक डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। ये दोनों में यदि आप देखोगे तो आर्किटेक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है कम हुआ है, बेसिकली डिक्लाइनिंग फेज है। तुगलक डायनेस्टी में क्या हुआ था? बहुत एक्सट्रीम अटैक्स पाए गए थे जो तुगलक लोगों को फेस करना पड़ रहा था। एक थ्रेटन एग्जिस्टेंस का खतरा था उनको। इस वजह से क्या हुआ? इन लोगों ने स्ट्रेंथ को ज्यादा ध्यान दिया और फोर्टिफाई करने की कोशिश की बिल्डिंग्स को। इसी वजह से इन्होंने एक स्टाइल डेवलप की जिसे बोला जाता है बटर स्टाइल। बटर स्टाइल क्या होता है? आप देखे होंगे पुरानी पुरानी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, उसमें क्या होता है? एक स्लोपिंग वॉल बना दी जाती है। इस वॉल का काम क्या है? ताकि स्ट्रेंथ मिले। तो ये ऊंची ऊंची वॉल जो बनाई जाती हैं और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनमें एक स्लोपिंग वॉल बनाई जाती है ताकि बेसिकली इनको स्ट्रेंथ ज्यादा मिले। इसके अलावा लोधी डायनेस्टी ने एक फिर से नया फीचर इंट्रोड्यूस किया था जिसे बोला जाता है डबल डोम्स। डबल डोम्स मतलब सिंपल, एक डोम ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर एक और डोम रहेगा। क्या काम करेगा? बेसिकली आप खुद समझो, यदि एक डोम रहेगा तो हवा यहां से जाएगी, क्या होगा? गर्म करेगा, वेंटिलेशन खराब करेगा। इसी वजह से यदि डबल डोम बना दिया गया तो हवा क्रॉस वेंटिलेशन ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि दो पर्पस होगा, सरफेस नीचे आ जाएगा, ऊपर की स्ट्रेंथ अच्छी होगी और वेंटिलेशन बढ़ जाएगा। इस वजह से तो ये सारे फीचर्स ध्यान रखिएगा। स्लेव डायनेस्टी की स्टाइल को बोलते हैं सेल्जुक स्टाइल, खिलजी डायनेस्टी की स्टाइल को बोलते हैं ममलुक, सॉरी आई सेड उल्टा, स्लेव डायनेस्टी की स्टाइल को बोलते हैं ममलुक स्टाइल, सेल्जुक स्टाइल ऑफ खिलजी, डबल डोम्स ऑफ लोधी एंड तुगलक डायनेस्टी का क्या था? बटर स्टाइल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी, इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं और इसमें सेल्जुक डायनेस्टी भी। अब यहां पर जब मुस्लिम रूलर्स आए थे तो इन्हें पता नहीं था कि ये क्या यहां पर सरवाइव कर पाएंगे।
क्योंकि इन्हें डर था कि जो लोकल हैं वो इन्हें अटैक करेंगे और बाहर फेंक देंगे। इसी वजह से आर्किटेक्चर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो जहां पर दिया गया वहां पर जो ओल्ड डिमोलिश्ड बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स को क्या किया गया, डिमोलिश किया गया और उसके बाद नई बिल्डिंग बनाई गई। तो जैसे एक एग्जांपल है 2.5 दिन का झोपड़ा, नाम में ही देखो 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन, 2.5 डेज का झोपड़ा। ये किस लिए बनाया गया, एक जैन मंदिर को कन्वर्ट करके बनाया गया। इसी तरीके से इन्होंने कुतुब मीनार भी स्टार्ट किया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुतुब मीनार इज ऑफ हाउ मेनी स्टोरीज। एसएससी का क्वेश्चन है, 5 स्टोरीज का है। जब इनिशियली ये बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था तब ये सिर्फ, नाउ नेक्स्ट इज हु कंप्लीटेड द कुतुब मीनार। तो बेसिकली इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक दोनों का नाम आता है कंप्लीट करने के लिए। अब जब बेसिकली कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ था तब क्या आइडिया था कि वो सिर्फ एक फ्लोर का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया जा रहा था। फिर उसके बाद 4 और स्टोरी ग्रेजुअली ऐड किए गए। पहले 3 जो स्टोरी थी वो इल्तुतमिश के द्वारा ऐड किया गया और लास्ट स्टोरी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ऐड किया गया। दैट इज द बेसिक। सो दिस इज अबाउट बेसिक्स अबाउट स्लेव डायनेस्टी। ज्यादा कुछ आर्किटेक्चर में काम हुआ नहीं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे खिलजी डायनेस्टी। ऑलरेडी अपन ने देख लिया है, सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप किए थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब आप देखोगे, जैसे कि रेड सैंडस्टोन। आप देखोगे टिल द टाइम ऑफ शाहजहां, यहां से लेकर शाहजहां के टाइम तक रेड सैंडस्टोन का जो सैंडस्टोन है उसका मेजर यूज रहेगा। और शाहजहां के टाइम से आप देखोगे व्हाइट मार्बल का यूज होना इफेक्टिवली स्टार्ट होगा। यहां से लेकर आखिरी तक मतलब शाहजहां के टाइम पीरियड तक किसका ज्यादा यूज होगा, रेड सैंडस्टोन का। और अब जितने भी इस्लामिक एलिमेंट्स अपन पढ़े हैं आर्किटेक्चर में, सब धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम द खिलजी टाइम पीरियड, क्योंकि ये तय हो गया कि यहीं पर रहेंगे। तो इसी वजह से आप देखोगे क्या होगा, मोटार को यूज किया जाएगा, पिलर्स बनाना स्टार्ट हो गया, आर्क्यूएट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। लेंटल्स, ये ऐसा सीधा डेवलपमेंट नहीं हुआ छतों का, इसको कर्व कर दिया गया, आर्क्यूएट स्टाइल में कर दिया गया। जैसे एग्जांपल हो गया अलाई दरवाजा, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी। यहां पर क्या था, मैंने आपको बताया कि यहां से डिक्लाइन का फेज स्टार्ट हुआ था। इस वजह से ज्यादा डिपेंडेंस किस पे दिया गया, स्ट्रेंथ पे। इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था वो है बट्टर स्टाइल, जो कि स्लोपिंग वॉल है, जो इनकॉर्पोरेट की गई थी स्ट्रेंथ देने के लिए। इसके अलावा तुगलकाबाद, जहांपना, ये सब अपन ने ये आपने पढ़ा होगा मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में, ये सारी सिटीज का इन्होंने डेवलपमेंट किया। ग्रे सैंडस्टोन का यूज किया था, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लोडी डायनेस्टी, फिर से कोई खास बात नहीं, डबल डोम का इनकॉर्पोरेशन लोडी डायनेस्टी में किया गया। एग्जांपल आप देख सकते हो, लोडी गार्डन सही समय डेवलप हुए, सिटी ऑफ आगरा भी सिकंदर लोदी ने स्टार्ट की थी। इसके अलावा अपन देखेंगे अब मुगल आर्किटेक्चर में। तो मुगल आर्किटेक्चर में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो चेंजेस आए हैं वो आए हैं अकबर के टेन्योर से, और अकबर के बाद से आप देखोगे प्रोग्रेसिवली बहुत सारे स्टाइल्स डेवलप होने लगे, बहुत सारे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स दिखने लग गए। बाबर के समय आप देखोगे बहुत ही शॉर्ट टेन्योर था, तो छोटे 2 मॉस्क इन्होंने बनाए, पानीपत में और रोहिलखंड में, दोनों के दोनों 1526 में बनाए थे। 4 साल बाद इनका निधन हो गया, तो बहुत ही छोटे टेन्योर तक ये थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। नेक्स्ट आता है हुमायूं जी, इनका भी टेन्योर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था। शेरशाह सूरी ने इनको ओवरटेक कर लिया था, फिर आउटथ्रोन रहे। इस वजह से कोई मेजर आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट नहीं कर पाए, सिवाय एक सिटी का स्टार्ट किया था दीन पन्हा, जो भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। तो शेर शाह सूरी जो हैं ये एक मुगल एम्परर नहीं थे, ये कौन थे, ये एक अफगान रूलर थे। इन्होंने अनेक्स कर लिया था, जब देखा था हुमायूं और उसके भाइयों में लड़ाई हो रही है, तो मौका देखते हुए इन्होंने मुगल एम्परर से थ्रोन ले लिया था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टार्ट किए। तो देखते हैं इनके बारे में। तो एट प्रेजेंट एक जो इन्होंने काम किया था वो है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को रिवाइव किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द ग्रैंड ट्रंक रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2022 का, कहां से कहां तक एक्सटेंड करते हैं, तो आज की डेट में एक्सटेंड होती है आगरा से लेकर कोलकाता तक। अब इन्होंने ही शेरशाह सूरी ने इनका बेसिकली रीडेवलप किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फॉर ensuring safety on the roads and for extending comforts to the travelers he built सराइस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सराई क्या होता है।
ये भी किसी का है, ये शायद यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। तो सराइस ऑन द हाईवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 कोस। तो बेसिकली क्या हुआ था, ये रूलर ने क्या किया था ताकि ट्रैवल बिल्कुल स्मूथ रहे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपन ने देखा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, रेस्ट हाउस जैसे स्ट्रक्चर डेवलप किए थे और पूरे के पूरे हाईवे में ये इंश्योर किया था कि बिल्कुल सेफ मूवमेंट ऑफ ट्रैवलर्स रह सके। बहुत सारे अदर रिफॉर्म्स लिए थे, जैसे इन्होंने क्या किया था, कोई भी कंट्री में एंट्री करे सिर्फ तब और जब एग्जिट करे तभी कस्टम्स लगाया जाए, बीच में कहीं पर भी कोई शुल्क ना लगाया जाए। ये भी शेरशाह सूरी की इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, सराई क्या होता है, रेस्ट हाउसेस, और कौन इन्हें स्टैब्लिश किया था, वो थे शेरशाह सूरी एन अफगान रूलर। तो इन्होंने क्या किया, एक मॉस्क बिल्ड किया, कहां पर, ओल्ड फॉल्ट मॉस्क इन दिल्ली में बिल्ड किया। इनका एक खुद का जो है टोम भी है, बिहार में है, सासाराम पर, जहां पर ये पैदा हुए थे। इसके अलावा इन्होंने शेरशाह सूरी मस्जिद भी कंस्ट्रक्ट की है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन आ चुके हैं अकबर के टेन्योर में। तो अकबर के टेन्योर में आप देखोगे बहुत ही ज्यादा सारे आर्किटेक्चरल का डेवलपमेंट हुआ, देखेंगे अपन एक एक करके। उसमें से एक का है बुलंद दरवाजा, फेमस मुगल आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन, त्रिपुरा टेट का क्वेश्चन है, कहां पर सिचुएटेड है, तो वो सिचुएटेड है फतेहपुर सिकरी में। तो ये आगरा के पास एक सिटी बनाई थी अकबर ने, फतेहपुर सिकरी, जिसे इन्होंने अपना नया कैपिटल बनाया था। और इस कैपिटल में एंट्रेंस में इन्होंने एक बड़ा सा दरवाजा इंस्टॉल किया था, बुलंद दरवाजा। जब अकबर गुजरात से जीत करके आए थे, उसी के ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पर बुलंद दरवाजा को बनाया गया था। इसके तौर पर मैंने आपको बताया रेड सैंडस्टोन का प्रयोग यहां तक अकबर के टेन्योर तक डिस्टिंक्टली प्रोमिनेंट है। इसके अलावा इन्होंने आगरा फोर्ट बनाया, फतेहपुर सिकरी बनाया। फतेहपुर सिकरी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि बुलंद दरवाजा, चिश्ती का टॉम्ब, पांच महल, इसके अलावा जोधा भाई का टॉम्ब। उसके बाद यहां पे आएगा इबादत खाना। इबादत खाना टर्म याद रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अकबर के सेक्युलर माइंडसेट को दर्शाता है। यहां पर क्या होता था, ये एक बिल्डिंग थी इनसाइड द फतेहपुर सिकरी। उस बिल्डिंग में क्या था, सारे के सारे रिलीजियस लोगों के, जो अलग अलग धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सबको बुलाया जाता था और यहां पर डिबेट कराई जाती थी। और इनका आइडिया था कि बेस्ट ऑफ द रिलीजन से इनकॉर्पोरेट किया जाए, लर्न किया जाए। इसी आइडिया को कहां पर डिबेट होती थी, इबादत खाना। तो क्या है, एक प्लेस है जो अकबर ने बनाया जहां पर रिलीजियस डिस्कशंस रेगुलर हेल्ड किए जाते थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जहांगीर। जहांगीर के टेन्योर में सबसे पहली बार व्हाइट मार्बल का यूज हुआ था। इसके अलावा यहां पर इनका अकबर का टॉम्ब बनाया इन्होंने सिकंदर में, अपना खुद का टॉम्ब बनाया लाहौर में, शालीमार बाग इन्होंने कश्मीर में बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कश्मीर में शालीमार बाग किसने बनाया। और ही ऑल्सो बिल्ड द मोती मस्जिद एट लाहौर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक दो दो फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं। शाहजहां के बारे में अपन सब जानते हैं, ताजमहल तो ऑब्वियसली फेमस है ही। इसके अलावा रेड फोर्ट दिल्ली जामा मस्जिद में, लाहौर सिटी और शाहजहानाबाद जो कि अगेन यूपी में है, ये सब बनवाया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द बीबी का मकबरा, द बरियल प्लेस ऑफ औरंगजेब्स वाइफ रबिया उद दरानी नियर औरंगाबाद सिटी इज एन इमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट। ये जो अगेन एक है बीबी का मकबरा है, ये बनाया गया था औरंगजेब के सन के द्वारा बनाया गया था। औरंगजेब की वाइफ यानी कि उनकी मम्मी के ऊपर डेडिकेट करके ये एक टॉम्ब बनाया गया था, जो कि कहा जाता है चीप इमिटेशन ऑफ ताजमहल है, ताजमहल की सस्ती नकल है। तो ये ताजमहल का नकल है। इन्होंने बेसिकली अपनी माँ के डेडिकेट करते हुए मोहम्मद आजम शाह ने ये बनाया था। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, औरंगाबाद में है। और यदि आप देखोगे इसके अलावा इन्होंने जिनात महल भी बनाया था दिल्ली में, जो उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर बनाया था। तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ मुगल। इसी के साथ हमारा जो मेडिवल इंडिया का आर्किटेक्चर है वो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। So that's all for this video. Thank you and have a great day.